रब्बी इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जो कि सज्जाद हैदर जलदरम का तहरीर करदा एक निहायत खूबसूरत अफसाना है। इस सबक की पढ़ाई, अल्फाज मानी, तलफ़्फ़ुज़, मशकी सवालात हम कर चुके हैं, जबकि आज हम इस सबक के मारूज़ी और इजाफी सवालात तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 1 है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसकी तहरीर है? तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उर्दू ज़ुबान के मारूफ अफसाना निगार सज्जाद हैदर जलदरम की तहरीर है। सवाल नंबर 2, सज्जाद हैदर जलदरम के इब्तिदाई हालात ज़िंदगी पर नोट तहरीर कीजिए। तो सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि सज्जाद हैदर जलदरम 1880 ईस्वी में पैदा हुए। सज्जाद हैदर जलदरम के जद्दे अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान में आए थे और 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में उनसे जागीरें छीन ली गईं, तो वो मुलाजमत की तरफ आ गए। सज्जाद हैदर जलदरम का बचपन बनारस में गुजरा और उन्होंने इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। इसके बाद अलीगढ़ से बीए करने के बाद उन्होंने अपनी ज़ाती शौक से तुर्की ज़ुबान सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जुमान के तौर पर काम भी किया। सवाल नंबर 3, सज्जाद हैदर जलदरम के उसलूबे बयान पर नोट तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि सज्जाद हैदर जलदरम उर्दू ज़ुबान के साहिब तर्ज अदीब, मुतरज्जिम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजुम उनकी शोहरत का सबब बने। उनके अफसानों के बेशतर ख़यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। ख़यालिस्तान उनके अफसानों का मजमुआ है जिसमें रूमानियत का रंग गालिब है और ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना है। उनकी इंशा परदाजी में हिस्से मज़ा भी शामिल है। सवाल नंबर 4, सज्जाद हैदर जलदरम के अफसानों के मजमूए का नाम बताइए। तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि सज्जाद हैदर जलदरम के अफसानों के मजमूए का नाम ख़यालिस्तान है। सवाल नंबर 5, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सिन्फ़े अदब के लिहाज से क्या है? इस सवाल का जवाब है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सिन्फ़े अदब के लिहाज से अफसाना है। सवाल नंबर 6, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का मरकज़ी ख्याल क्या है? सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि अफसाना मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ अफराद नहायत गलत रवैये रखते हैं। हम बज़ाहिर तो किसी शख्स से दोस्ती करने पर उसके पास जाकर उसका हाल अहवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हम उसका हाल अहवाल इस तरीके से पूछते हैं कि उसका बहुत सा अहम वक्त ज़ाया कर देते हैं। शायद इस मुआशरती बुराई को उजागर करके लोगों को इस गलत रवैये से निजात दिलाने की कोशिश करता है। सवाल नंबर 7, मुसन्निफ को किस लिहाज से फ़कीर खुद से बेहतर महसूस हुआ? इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि फ़कीर की तकरीर सुनने के बाद जब मुसन्निफ ने अपना मवाजना उस फ़कीर से किया, तो उसे महसूस हुआ कि फ़कीर सेहत, तंदुरुस्ती और बशाशत के लिहाज से मुसन्निफ से कई दर्जे बेहतर है। सवाल नंबर 8, मुसन्निफ को किस लिहाज से अपना आप फ़कीर से बेहतर महसूस हुआ? जवाब हम इसका तहरीर कर सकते हैं, फ़कीर की तकरीर सुनने के बाद जब मुसन्निफ ने अपना मवाजना फ़कीर से किया, तो उसे काम करने के लिहाज से, तालीम के लिहाज से और अच्छा लिबास मैसर आने के लिहाज से अपना आप फ़कीर से बेहतर महसूस हुआ। सवाल नंबर 9, फ़कीर का हुलिया तहरीर कीजिए।
تو اس سوال کا جواب تحریر کیا جا سکتا ہے: افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں موجود فقیر کا قد لمبا اور جسم موٹا تازہ تھا۔ اس کا چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے اس کی صورت مسخ کر دی تھی۔ سوال نمبر 10، مصنف نے فقیر سے اپنا موازنہ کیوں کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں: مصنف فقیر کی تقریر سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے اس فقیر کے ساتھ اپنا موازنہ شروع کر دیا۔ سوال نمبر 11، مصنف کے خیال میں فقیر کی بشاشت کی وجہ کیا تھی؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں: مصنف سجاد حیدر جلدرم کے خیال میں فقیر کی بشاشت کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا، یعنی فقیر کے دوست نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت بشاش تھا۔ سوال نمبر 12، مصنف کو اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے مجبوراً کون سے کام کرنے پڑتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ مصنف سجاد حیدر جلدرم کو اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں قرض دینا پڑتا تھا، ان کی دعوتوں اور مجلسوں میں جانا پڑتا، سخت نیند آنے کے باوجود دوستوں کے قصے اور لطیفے سننے پڑتے، دوستوں کے خطوں کا جواب دینا پڑتا، اپنے دوستوں کی تصنیف کی ہوئی کتاب پڑھ کر اس پر ریویو لکھنا پڑتا، دوستوں کی وجہ سے خواہ مخواہ شور مچانا پڑتا، ان سے ملاقات کے لیے جانا پڑتا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ان کی شکایتیں بھی سننی پڑتی تھی۔ سوال نمبر 13، کیا مصنف اپنے دوستوں کو برا سمجھتا ہے؟ تو سوال کا جواب ہے: مصنف سجاد حیدر جلدرم اپنے دوستوں کو برا نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ اس کے دوست اسے خوش کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے خیر طلب ہیں، مگر ان دوستوں کی دوستی کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سجاد حیدر جلدرم کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے اسے نقصان پہنچاتے ہیں اور اسے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے۔ سوال نمبر 14، مصنف اپنے دوستوں سے کیوں بیزار ہے؟ تو سوال کا جواب ہے: مصنف اپنے دوستوں سے اس وجہ سے بیزار ہے کیونکہ اس کے دوست نہ وقت دیکھتے ہیں نہ موقع، ہر وقت اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں اور وقت بے وقت مصنف سے ملاقات کر کے اس کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 15، مصنف کے کتنے دوستوں کے نام اس افسانے میں بتائے گئے ہیں؟ تو سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ یوں تو مصنف کے بے شمار اقسام کے دوستوں کا اس افسانے میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن مصنف کے 3 دوستوں کے نام اس افسانے میں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، احمد مرزا، جنہیں وہ اپنا بھڑبھڑیا دوست کہتا ہے۔ نمبر 2، محمد تحسین، اور نمبر 3، شاکر خان صاحب۔ سوال نمبر 16، محمد تحسین مصنف سے ملنے کب آتے ہیں؟ تو سوال کا جواب ہے: مصنف کے دوست محمد تحسین ہمیشہ تیسرے پہر کے قریب ان سے ملنے آتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مصنف کام سے فارغ ہو چکتا ہے، لیکن اس قدر تھک جاتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ 1 گھنٹے تک خاموشی سے آرام کرسی پر پڑا رہے اور کسی سے بھی بات نہ کرے، لیکن مجبوراً اسے محمد تحسین سے ملنا اور بات کرنا پڑتی ہے۔ سوال نمبر 17، مصنف کے مقدمے باز دوست کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ مصنف کے مقدمے باز دوست کا نام افسانے میں نہیں بتایا گیا، لیکن ان کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں، یعنی یہ مصنف کے وہ دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے، یعنی تعریف اس حالت میں جبکہ انہوں نے کوئی مقدمہ جیتا ہو، اور برائی اس صورت میں جب وہ کوئی مقدمہ ہار جائیں،
और कोई बात करना पसंद नहीं है। सवाल नंबर 18, मुसन्निफ के दोस्त शाकिर खान साहब उन्हें सलीमपुर क्यों ले जाना चाहते थे? तो सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि मुसन्निफ के दोस्त शाकिर खान साहब उन्हें सलीमपुर इस वजह से ले जाना चाहते थे क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुसन्निफ शहर के शोर शराबे से दूर सलीमपुर आकर मुकम्मल ज़हनी यकसुई के साथ अपना काम कर सके। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश के पीछे हकीकतन ये जज्बा कार फरमा था कि वो अपने जानने वाले लोगों पर अपनी इल्म दोस्ती की धाक बिठाने के लिए मुसन्निफ को सलीमपुर ले जाना चाहते थे। सवाल नंबर 19, सलीमपुर में मुसन्निफ को कैसा कमरा दिया गया? तो सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि सलीमपुर में मुसन्निफ को जो कमरा दिया गया उसकी खिड़की पाई बाग की तरफ खुलती थी और वहां से नहायत ही दिलफरेब नेचुरल मंजर मुसन्निफ को दिखाई देता था। लेकिन नेचुरल मंजर देखने के साथ साथ उस बाग में मौजूद परिंदों की आवाजें भी मुसन्निफ को काम नहीं करने देती थी। सवाल नंबर 20, सलीमपुर में मुसन्निफ को लिखने के लिए क्या सहूलियात दी गई? तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि सलीमपुर में मुसन्निफ को लिखने के लिए एक अलग कमरा दिया गया जिसमें खास तौर पर उनके लिखने के लिए एक मेज तैयार की गई। ये मेज जो उनके लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी, इस मेज पर निहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर एक कतरा गिराना भी गुनाह कबीरा से कम ना होता। चांदी की दवात तो मौजूद थी मगर उसमें स्याही सूखी हुई थी। निहायत कीमती और नायाब अंग्रेजी कलम मौजूद थे मगर अक्सर में निब मौजूद ना थी। एक मखमली जिल्द की किताब में जासिब कागज तो मौजूद थे मगर लिखने के कागज का कहीं पता नहीं था। इसी तरह का और बहुत सा आला दर्जे का बेशकीमत सामान मुसन्निफ की मेज पर रख दिया गया मगर इसमें से बेशतर मुसन्निफ के किसी काम का नहीं था और जो चीजें मुसन्निफ को दरकार थी वो वहां मौजूद नहीं थी। सवाल नंबर 21, शाकिर खान साहब के घर में मुसन्निफ को किन मसाइल का सामना करना पड़ा? तो सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि शाकिर खान साहब के घर में यूं तो मुसन्निफ को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा लेकिन इसमें से दो मसाइल नहायत अहमियत के हामिल थे। नंबर 1, शाकिर खान साहब के भाई के मौसीकी बजाने और गाने के मश्क करने की वजह से मुसन्निफ के काम में खलल पड़ा। जबकि दूसरा अहम नुक्ता है, मुसन्निफ को कभी खाने और कभी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात के लिए बार बार नीचे बुलवाया जाता जिसकी वजह से उसके काम में खलल पड़ा। सवाल नंबर 22, मुसन्निफ अपने जिन दोस्तों को छोड़ने का इरादा रखता है उनके नाम तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब है कि मुसन्निफ ने इस सबक में अपने सिर्फ 3 दोस्तों के नाम बताए हैं जबकि बेतहाशा दोस्तों का जिक्र किया है। लिहाजा मुसन्निफ ने अपने जितने भी लोगों का जिक्र इस तहरीर में किया है जिनमें के मोहम्मद तहसीन, अहमद मिर्जा और शाकिर खान साहब हैं, वो उन समेत उन तमाम दोस्तों को भी छोड़ने का इरादा करता है जिनका जिक्र उसने अपनी इस तहरीर में किया है। सवाल नंबर 23, दोस्ती के 2 मुस्बत पहलू तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि दोस्ती के 2 मुस्बत पहलू मंदरजा ज़ेल हैं। नंबर 1, अच्छे दोस्त हमेशा मुसीबत के वक्त काम आते हैं और नंबर 2, अच्छे दोस्त कभी भी बुरा काम करने की तरगीब नहीं देते। सवाल नंबर 24, दोस्ती के 2 मनफी पहलू तहरीर कीजिए। तो जवाब हो सकता है कि दोस्ती के 2 मनफी पहलू मंदरजा ज़ेल हैं। नंबर 1, दोस्त आपकी ख्वाहिश का एहतराम किए बगैर हर जगह आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जबकि दूसरा नुक्ता है, दोस्त बिला इजाजत आपके घर आकर आपका वक्त बर्बाद करते हैं। सवाल नंबर 25, सबक का इस्लाही पहलू तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं
کہ افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا اصلاحی پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات دوستوں کی فلاح سمجھ کر کیے جانے والے کام در حقیقت کسی فائدے کے بجائے نقصان کا سبب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت دوست اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا فعل سر انجام نہ دیں جو ہمارے دوستوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ آخری سوال یعنی سوال نمبر 26 ہے، افسانے کا ماخذ تحریر کیجیے۔ تو جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ اس افسانے یعنی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا ماخذ خیالستان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ سبق میں موجود وہ نکات یا وہ اہم سوالات جو کہ مشق میں موجود نہیں تھے آپ نے دیکھ بھی لیے ہوں گے اور انہیں حل کرنے کا طریقہ بھی سیکھ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔